हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में चैप्टर 8 देख रहे थे डी और एफ ब्लॉक के तत्व। उसी में आज आगे देखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों का रसायन। पिछली क्लास में हम लोगों ने केवल जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को देखे थे। आज देखेंगे कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है और उसका जो रसायन है मेन उसका डिटेल से अध्ययन आज करना है। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसकी परिभाषा। तो जो संक्रमण तत्व कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्वों को, ये हम लोगों ने देख चुका है। अब देखेंगे कि जो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था है संक्रमण तत्वों का में आंशिक रूप से भरा हुआ डी कक्षक पाया जाता है। माने डी कक्षक जो है वह पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं रहता है, आंशिक रूप से भरा रहता है। तो इसमें जो समूह 11 की धातु हैं उनको कहा जाता है सिक्का धातुएं, क्योंकि उसमें कॉपर, सिल्वर और आयरन इन सब को रखा गया है समूह 11 में। तो उसको इन सब से क्या बनता है, सिक्के का निर्माण किया जाता था प्राचीन काल में सोना और चांदी से, अभी भी कॉपर से होता है। इसलिए इस समूह के जो धातु हैं उनको सिक्का धातुएं कहा जाता है। इनका सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था है समूह 11 के तत्वों का, जिसमें कॉपर को और क्रोमियम को, इन दोनों का जो परमाणु क्रमांक है 24 क्रोमियम का रहता है और कॉपर का होता है 29। तो इन दोनों के परमाणु क्रमांक को अपवाद स्वरूप के रूप में परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है करके क्वेश्चन उसमें से बनता है। तो डी कक्षक के लिए भरने के लिए यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर कॉपर को सबसे पहले समझाया गया है। तो जो कॉपर है उसका परमाणु क्रमांक होता है 29। तो यहाँ पे कॉपर है, इसका परमाणु क्रमांक है 29। इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें का डी कक्षक में प्रवेश करेगा, क्योंकि यह डी ब्लॉक का तत्व है। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 29 को, तो बुक में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s से, और 1s से भरते भरते इलेक्ट्रॉन 3d और 4s तक जाता है। तो सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 3p के बाद इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं कितना हुआ। तो 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन हुआ है। अब 4s में अफबाउ के नियम के अनुसार 3p के बाद जब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s कक्षक में जाता है। तो 4s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, तो 18 हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में हुआ तो 20 हो गया। अब टोटल 9 इलेक्ट्रॉन इसमें बचा हुआ है। तो 3d में क्या हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार इसको इस प्रकार से भरना चाहिए कि 3d में 9 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन यहाँ पे 4s में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें का 1 इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाएगा, तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन रखने की पूर्ण रूप से क्षमता पाई जाती है। और 10 इलेक्ट्रॉन अगर 3d में हो जाता है तो वह स्थायी विन्यास बना करके स्टेबल कॉपर का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर जो 4s का 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाएगा और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसलिए 3d को पूर्णतः स्थायी विन्यास दिलाने के लिए ही यहाँ पे 4s का 1 इलेक्ट्रॉन 3d में आकर के 3d में 10 और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा, इधर का तो सेम रहेगा शुरू का, 3d वाला चेंज होगा, 3d में हो जाएगा 10 और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। यह तो हो गया कॉपर का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आप देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था, तो जो कॉपर है 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। सबसे पहले
इसका जो 4s में एक इलेक्ट्रॉन है इसको दान कर देगा और +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। तो जब कॉपर +1 के रूप में रहता है तो उसको Cu+ के रूप में लिखेंगे। इस अवस्था में ये कहलाएगा क्यूप्रस आयन। अब 4s का एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब 3d जो है 3d में 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा ही और 4s में एक इलेक्ट्रॉन जो था वो तो दान कर दिया तो 4s में 0 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा। तो Cu+ में 3d10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है लास्ट वाले का और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 4s को वहां पे नहीं लिखते हैं। अगर जो कॉपर है उसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो क्या होगा, जब कॉपर अपने मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तभी +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। तो यहाँ से 4s का एक इलेक्ट्रॉन को दान करता है और 3d में जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को भी दान करेगा तब उसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था आएगा। तो यहाँ पे जो कॉपर जब +2 के रूप में रहते हैं तो उसको लिखा जाता है Cu2+। इस स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, इधर का सेम रहेगा 1s से लेके 3p तक का। यहाँ पे 3d में हो जाएगा 9 और 4s में 0, तो 0 को नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे 4s को नहीं लिखने से भी बनता है। ये हो गया। अब कॉपर का जब +2 अवस्था में रहेगा तो उसको बोलेंगे क्यूप्रिक आयन और जब +1 में रहता है तो उसको बोलते हैं क्यूप्रस आयन। तो यहाँ पे जो D में 10 वाला जो विन्यास है क्यूप्रस आयन का उसमें D कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है और क्या हो रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था वाले में 4s में है तो इसको D कक्षक का नहीं भी मानते हैं, कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि D कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है इसलिए इसको D कक्षक का तत्व नहीं मानेंगे करके। लेकिन जो Cu2+ है उसमें 3d में 9 इलेक्ट्रॉन रहता है तो D कक्षक इसमें अपूर्ण है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें और आ सकता है तो इसमें D कक्षक अपूर्ण रहता है इसलिए इसको D ब्लॉक का तत्व माना जाता है। अब यहाँ पे जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 29 होता था तो Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है। परमाणु क्रमांक Cu+ का 28 होगा और Cu2+ के लिए जब परमाणु क्रमांक देखेंगे तो उसका मान 27 रहता है। यह तो हो गया समूह 11 के तत्व कॉपर वाले का। अब देखेंगे समूह 12 का तत्व जिसमें दिया गया है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को। तो इन तीनों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो जिंक जो है इसमें परमाणु क्रमांक होता है 10 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो 3d में इसके 10 इलेक्ट्रॉन रहता है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। माने कि इसका जो जिंक का 3d और 4s है दोनों पूर्ण रूप से अपनी स्थायी विन्यास वाले क्षमता तक भरे हुए रहेंगे। जब जिंक जो रहता है Zn इसका होता है 30 तो ये हो जाएगा 3d 10 और 4s 2। जब इसमें का 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा जिंक इस वाले 2 इलेक्ट्रॉन को तो ये क्या हो जाएगा Zn2+ बन जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा यहाँ पे 28 क्योंकि 30 से 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d10 और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन इसके रहेगा। इसी प्रकार से जो जिंक फैमिली का ही है कैडमियम तो कैडमियम भी Cd2+ बनाएगा और मर्क्यूरी Hg ये भी इसी फैमिली का है
तो ये क्या बनाएगा, Hg2+ वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता है। तो जो जिंक है उसमें 3D में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, कैडमियम में 4D में 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा और मर्क्यूरी में 5D में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसी प्रकार से जो D कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, देखा जाता है कि जो 3D में भरा उसके नीचे वाले का 4D में भर रहा है और उसके नीचे वाले का 5D में भरता है। तो इसी के आधार पे जो D ब्लॉक के तत्व हैं उसको वर्गीकृत किया गया है। तो जो D ब्लॉक के तत्व हैं उनको वर्गीकृत किया गया है। तो इसके लिए 4 सीरीज बनाया गया है। तो पहला सीरीज को बोला जाता है 3D संक्रमण श्रृंखला या फिर प्रथम संक्रमण श्रृंखला। तो इस श्रृंखला में जो 3D वाला है उसमें ये जो D ब्लॉक का है उसको किस आधार पे बांटा गया है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के भरने के आधार पे बांटा गया है। 3D, 4D, 5D और 6D इन सब में उसको बांटे हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे प्रथम संक्रमण श्रृंखला या उसी को बोलते हैं 3D संक्रमण श्रृंखला। तो इस श्रृंखला में अगर देखेंगे तो 3D वाले में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक को रखा गया है, माने कि जो आवर्त क्रमांक अंतिम कक्षा का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 3D में प्रवेश करेगा। तो इसको आवर्त सारणी में अगर हम लोग देखेंगे तो जो स्कैंडियम वाला है चौथे आवर्त में आता है। तो जो चौथा वाला आवर्त है उसमें जो 3D का सीरीज है उसको 3D संक्रमण श्रृंखला कहते हैं। आवर्त सारणी में देखेंगे तो ये चौथे आवर्त में मिलेगा। तो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक को इसमें रखे हैं और स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21 और जिंक का परमाणु क्रमांक है 30। तो इसके बीच का जो परमाणु क्रमांक है क्रमशः बढ़ते जाएगा। स्कैंडियम का 21 है, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का होता है 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का होगा 28 और कॉपर का रहता है 29 और लास्ट में जिंक का आएगा 30। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम है, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक है 21। तो इसके 3D में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो 3D1 वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका रहेगा। अब बढ़ते जाएंगे तो इसके 3D में 2 इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम के 3D में 3 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम के 3D में 4 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज के में 5, आयरन के 3D में 6, कोबाल्ट के 3D में 7 इलेक्ट्रॉन, निकेल के 3D में 8 इलेक्ट्रॉन, कॉपर का जो 3D रहेगा उसमें 9 इलेक्ट्रॉन और जिंक के 3D में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D में 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 4s में इन सब के 4s में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन जो कॉपर है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है 4s में। तो 4s का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से 2 तक हो सकता है और 3D का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से 10 तक का हो सकता है। तो यह हो गया 3D श्रृंखला और इसमें टोटल 10 तत्वों को रखा गया है। उसके बाद आते हैं 4D संक्रमण श्रृंखला, दूसरा है या फिर इसको बोलते हैं द्वितीय संक्रमण श्रृंखला। तो जो 4D संक्रमण श्रृंखला है यह आवर्त सारणी में देखेंगे तो 5वें आवर्त में मिलेगा। तो जो 5वां आवर्त है इसमें इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक को रखा गया है। जो 4D सीरीज है इसमें इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक को रखा है। तो
कैडमियम का परमाणु क्रमांक है 48 और यहाँ पे इट्रियम का परमाणु क्रमांक है 39 या 39। तो यहाँ से इट्रियम, जिरकोनियम, फिर नियोबियम, उसके बाद आता है मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, उसके बाद आएगा रुथेनियम, फिर आता है रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और लास्ट में आएगा कैडमियम। तो इन सब को इसमें रखे हैं। तो इसका भी परमाणु क्रमांक वही है 39 है, लास्ट का 48 है। तो इसका होगा 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। इसका हो जाएगा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और लास्ट वाले का हो जाएगा 48। तो यहाँ तक रखा है। तो इसमें जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 4D में जाएगा। तो जो इट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें 4D में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके 4D में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 4D में 3 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते जो कैडमियम है, इसके 4D में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोला गया है 4D सीरीज, क्योंकि जो 4D में इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। इसके लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4D में 1 से 10 तक का इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और जो 5s है, अब 3D में जाता था तो 4s में जाता था। अब इसमें क्या हो रहा है? 4D में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तो 4D के बाद क्या आएगा? 5s। तो 5s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और 4D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन इसके भर सकते हैं। उसके बाद तृतीय संक्रमण श्रृंखला आता है, या फिर उसको बोलते हैं 5D सीरीज। तो ये है तीसरा प्रकार। डी ब्लॉक के तत्वों के वर्गीकरण का तीसरा जो है वो है 5D श्रेणी या फिर तृतीय संक्रमण श्रृंखला। आवर्त सारणी में जब देखेंगे तो 6वें नंबर का जो आवर्त है उसमें ये वाला श्रृंखला मिलेगा। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो लेंथेनम, जिसका परमाणु क्रमांक है 57, और हाफनियम का परमाणु क्रमांक है यहाँ पे 72। तो लेंथेनम से शुरू होता है यह सीरीज, और लेंथेनम के बाद जो है परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक लेंथेनाइड वाले में ए ब्लॉक में नीचे चले जाएंगे, तो उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। लेंथेनम से शुरू होगा, उसके बाद ये बीच का लेंथेनाइड वाला ग्रुप है जो नीचे ए ब्लॉक में जाएगा। उसके बाद आता है हाफनियम, जिसका परमाणु क्रमांक होगा 72। उसके बाद आएगा टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी। प्लेटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी तक को इसमें रखे हैं। मर्क्यूरी का परमाणु क्रमांक है 80। तो लेंथेनम का हो जाएगा 57, हाफनियम का 72, ये 73, 74, 75 ऐसे बढ़ते बढ़ते 80 तक का इसमें आता है। और इसमें जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 5D में प्रवेश करेगा। तो जो 5D सीरीज होता है, इसके लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 5D, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और 5D में जा रहा है तो 5D के बाद आएगा 6s। तो 6s जो रहेगा उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। यहाँ पर जो है 6वां आवर्त में यह आवर्त सारणी के मिलता है, और इसमें 14 तत्वों का समावेश होता है, जो कि 4A ब्लॉक के तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं, और इनको 58 से 71 तक इसी में से निकल करके कहा जाते हैं लेंथेनाइड ग्रुप को बनाते हैं ए ब्लॉक में नीचे। तो यह हो गया 5D सीरीज। उसके बाद अगला आता है चतुर्थ संक्रमण श्रृंखला या फिर 6D सीरीज।
तो जो चतुर्थ संक्रमण श्रृंखला है वह आवर्त सारणी में जब देखेंगे तो अपूर्ण रूप से रहता है, माने उसमें जो है तत्वों के लिए खाली खाली जगह छोड़ा गया है, क्योंकि वह श्रृंखला पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। तो इसमें जो है ये आवर्त सारणी में देखेंगे तो कहाँ से मिलेगा, आवर्त 7 में ये वाला श्रृंखला देखने को मिलता है। तो जो 7वां आवर्त है उसमें जो भी पाए जाएंगे डी ब्लॉक में उसको बोलेंगे 6D सीरीज या फिर चतुर्थ संक्रमण श्रृंखला। इसमें एक्टिनियम AC परमाणु क्रमांक 89 से शुरू होकर के आगे तक यह श्रृंखला जाती है, लेकिन जो एक्टिनियम के बाद है परमाणु क्रमांक 90 से लेके 103 तक का, यहाँ से जो निकलेगा 90 से 103 तक का 14 तत्व वो क्या बनाएंगे, नीचे F ब्लॉक में जाकर के एक्टेनाइड बनाते हैं। तो ये लेंथेनाइड तो पहले निकला था 6वें आवर्त से, और 7वें आवर्त से जो निकल रहा है वो क्या बनाएगा, एक्टेनाइड बनाएगा। उसके बाद इसमें जो 6D सीरीज है उसमें 6वें और 7वें कक्षक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D में जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6D में क्या हो जाएगा, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और 6D के बाद आता है 7S। तो जो 7S है उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जा करके रह सकते हैं। तो यह हो गया इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जो है सभी प्रकार के जो संक्रमण तत्व हैं ये हो गया इनका वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में देखेंगे तो 4 सीरीज में इनको बांटा गया है। इसके आधार पे इसको अलग अलग सीरीज में पढ़ने में आसानी होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे। अब अगर सभी को मिलाकर देखेंगे चारों सीरीज को तो ये सब संक्रमण तत्व ही हैं। तो इन सभी में धात्विक गुण पाया जाता है और ये धातु होते हैं। तो औद्योगिक दृष्टि से और वाणिज्यिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इस ब्लॉक के जो भी धातु हैं वो। और इसमें कुछ धातु जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर माने कि तांबा, लोहा, निकिल, पारा, जिंक, इन सभी का औद्योगिक और वाणिज्यिक रूप से उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये भी बनाना चाहेंगे। और इसमें जो है सामान्य अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो ये हो जाता है N-1 डी में जाएगा 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, और NS में इसका जो है 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। यहाँ पे जो N-1 कहने का मतलब है अभी हम लोग देखे हैं, जैसे यहाँ पे अगर 3D आता था तो यहाँ क्या आता था 4S। तो N बराबर 4 है तो D बराबर क्या हो जाएगा 4-1, क्योंकि N बराबर यहाँ पे 4 है तो 4-1 तो 3D हुआ, इसीलिए इसको लिखा है N-1D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अगर ये हो जाएगा 4D तो ये क्या था 5S होता था। तो N बराबर जब 5 हो जाएगा तो N-1 बराबर क्या होगा 5-1 बराबर 4D हो जाएगा। तो जब लास्ट वाला 5S रहेगा तो अंदर वाला उससे एक कम होकर के 4D रहेगा, बाहर वाला 4S है तो अंदर वाला एक कम होकर के 3D रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 6S था तो यहाँ पे क्या था 5D था, और यहाँ पे अगर 7S है तो यहाँ पे 6D रहेगा। इसीलिए इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है N-1D 1 to 10 और NS
1 to 2 लिखा इसको गया है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर देखेंगे तो केवल क्रोमियम और कॉपर में अंतर देखने को मिलेगा। क्रोमियम का रहता है 24, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही होगा। 3D में 5 आ जाएंगे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन जब रहेगा क्रोमियम का तो क्या करेगा, अर्धपूरित डी कक्षा बनाएगा, और जो अर्धपूरित है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, इसलिए जो क्रोमियम है उसमें 3D में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब यहाँ पे क्रोमियम के समान ही जो क्रोमियम ग्रुप में नीचे आएगा, जैसे आवर्त सारणी में देखेंगे तो क्रोमियम वाले ग्रुप में आता है, उसके नीचे नीचे 2 और पाए जाते हैं। क्रोमियम के बाद आता है मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। जैसे ये क्रोमियम है, इसके नीचे पाया जाता है मॉलिब्डेनम और यहाँ से रहता है टंगस्टन। तो क्रोमियम का जो 3D है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरता है, क्योंकि टोटल क्षमता इसकी 10 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अर्धपूरित विन्यास बनाएगा, और अर्धपूरित जो है वह ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो क्रोमियम वाले में क्या हो जाता है, 3D 5 और 4s 1 हो जाता है। अगर 4s में 2 और इसमें 4 रहता तो ये तो ना अर्धपूरित है ना पूर्णपूरित है, D4 वाला, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन रहता है और इसमें रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार का विन्यास मॉलिब्डेनम में भी पाया जाएगा और टंगस्टन में भी पाया जाता है। जो टंगस्टन है उसमें इसी प्रकार का पाया जाना चाहिए, लेकिन जो टंगस्टन है उसमें 3D में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन क्रोमियम और जो मॉलिब्डेनम है इन दोनों में 3D में 5 और 4s में 1-1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसी प्रकार से जब कॉपर को देखेंगे तो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और जो कॉपर वाले ग्रुप को देखेंगे तो यहाँ पे कॉपर के बाद आता है सिल्वर और नीचे आएगा उसका आयरनम। तो जो कॉपर है उसमें 3D में 10 और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। आयरन सिल्वर में भी 3D में 10, सिल्वर में 4D में 10 और 5s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और जो आयरनम है उसमें भी D वाले में 10 रहेगा और जो S वाला है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। उसके बाद इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बुक में सारणी बना करके दिया हुआ है, इसको आप लोग लिख करके प्रैक्टिस करना, और जहाँ भी समझ में नहीं आएगा पूछ सकते हो। लेकिन अभी तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हुए आए हैं, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाना चाहिए। तो आप बाऊ के नियम के अनुसार इसको भरा गया है। इलेक्ट्रॉन को केवल कॉपर और क्रोमियम में अंतर है, बाकी सारणी से पूरा आप लोग को मिल जाएगा। इसको आप लोग को देखना है। उसके बाद जो संक्रमण तत्वों के गुणों में समानताएं हैं, जिसके अंतर्गत परमाणु त्रिज्या, आणविक त्रिज्या के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।